हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की शेकिंग। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे थे फ्लैश मूवी की स्टोरी के बारे में, उसकी कहानी के बारे में। इस वीडियो में होने वाले स्पॉयलर्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नॉन स्पॉयलर वाला रिव्यू दूंगा कि मेरा कैसा परसेप्शन रहा मूवी का, मुझे कैसी लगी, मेरे ओपिनियंस क्या हैं। तो वहाँ पे कोई भी स्पॉयलर नहीं होगा। वो वाला पार्ट चाहे स्पॉयलर से बचने के लिए तो देख सकते हैं। उसके बाद जहाँ से स्पॉयलर शुरू होंगे, टोटली अप टू यू। आपको कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करना, आपको कंटिन्यू नहीं करना मत करना, टोटली अप टू यू। एंड आई गॉट अ चांस टू वॉच दिस मूवी। इसका एक्सक्लूसिव प्रीमियम मुझे देखने को मिला फ्रॉम वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स इंडिया। एंड ये सब इसलिए हुआ बिकॉज आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, आप लोगों ने प्यार दिया, सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े। ये वीडियोस मेरी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स इंडिया की नज़रों में आई, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस कॉन्टेंट क्रिएटर को थोड़ा चांस देना चाहिए। एंड सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के कॉन्स्टेंट सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, तो आप सबको मेरे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहना और ऐसे में कंटेंट आप लोगों ने लेके आता रहूँगा। ऑल्सो मैंने पिक्चर शेयर कर ही दी है। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे मुझे मैन ऑफ कल्चर भी मिले। बादल वॉजेंट देयर, बट वहाँ पे मोहित भाई, पीजे भाई वो वहाँ पे थे, सुपर वहाँ पे थे, कैप्टन वीटू वहाँ पे थे, रचित रू आप जानते होंगे बहुत बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर है, वो भी वहाँ पे थे, और भी बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स थे, बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स थे। तो सबको बुलाया गया था, बहुत मज़ा आया यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट रियली मींस अ लॉट टू मी। अब बात करते हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में। तो गाइस, फिल्म काफ़ी ज़्यादा क्विक पेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा क्विक पेस्ड है। आपको कहीं भी एक सेकंड के लिए नहीं लगेगा मूवी स्लो हो रही है, बोर हो रहा है, वो होगा ही नहीं। बहुत तेज़ है मूवी। एंड एक स्पॉइलर नहीं दे रहा, बट वो आई थिंक आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो। तो बेन एफ्लेक वाला सीन है, मूवी की ओपनिंग ही वहीं से होती है। तो आप लोगों को मूवी के स्टार्टिंग में बहुत ही घमासान बढ़िया सा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा। बेन एफ्लेक वाले बैटमैन है, उनका जो नया सूट है ना, ग्रे एंड ब्लू कलर का, ओ माय गॉड, इट लुक्स डोप, बहुत ही तगड़ा लग रहा है। वो स्टार्टिंग पूरा एक्शन सीक्वेंस है 10-15 मिनट का, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार। उसमें फ्लैश की अपनी पावर दिखाई जा रही है, वो काफ़ी कॉमेडिक भी है, एक्शन वाला भी है। बेन एफ्लेक वाले बैटमैन का सीन जो है वो तो प्रॉपर एकदम सीरियस वाला मजा आता है। इसी के साथ एक सरप्राइज केमियो भी है उस सीन में। आई थिंक काफ़ी लोग उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, बट मैं नहीं बोलूँगा। उसके साथ साथ मूवी की जो मेन हाईलाइट, जो मेन जान है, वो है भैया माइकल कीटन बैटमैन। ओ माय गॉड, मतलब जो मेरी फर्स्ट बैटमैन मूवी जो मैंने देखी थी वो थी बैटमैन रिटर्न्स 1992 वाली, माइकल कीटन वाली। उसके बाद मैंने बैटमैन 1989 देखी थी, बट एनीवे दोनों में कोई ऐसे कुछ खास स्टोरी कंटिन्यूशन नहीं थी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 1992 वाली, फिर 1989 वाली, अब सीधा उस टाइम पे तो पैदा ही नहीं होता, मेरा बर्थ ईयर 1985 का है। तो वो वाली ऑब्वियसली माइकल कीटन वाली बैटमैन थिएटर में नहीं देखी, बट अब माइकल कीटन को थिएटर में देखना एज बैटमैन वाज अ ट्रीट। मतलब ही इज अराउंड 71, बट मूवी में आई थिंक उनकी एज कुछ लेट 50s या अर्ली 60s में दिखाई गई है, बिकॉज मूवी कहानी वो 2013 में ज़्यादा टेक प्लेस करती है, जब मैन ऑफ स्टील आई थी। 2013 का ज़्यादा टाइम है। माइकल कीटन की एज ऑफ नाउ एज 71 है, तो मूवी के हिसाब से भी देखा जाए तो उसको कुछ 60s के आसपास है, लेट 50s के आसपास है। उसमें भी ये दिखाया कि माइकल कीटन वाले बैटमैन 30 साल से बैटमैन रह चुके हैं और अभी रिसेंटली रिटायरमेंट पे गए हैं कि गौतम सिटी अब एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेफ हो चुका है ऑन द कॉन्ट्रेरी। तो क्या होता है, कैसे मल्टीवर्स ट्रैवल होता है, फ्लैश पॉइंट के क्या क्या सीन है। एग्जैक्ट फ्लैश पॉइंट वाली मूवी नहीं है ये, बट हाँ फ्लैश पॉइंट के डेफिनेटली बहुत सारे एलिमेंट्स लिए गए हैं, जहाँ पे बैरी पास में आके अपनी मॉम को बचाना चाहता है ताकि उसकी फैमिली सेफ है। अब इस चीज़ के चक्कर में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने लगते हैं, कैसे कैसे वर्ल्ड्स कोलाइड करते हैं, क्या क्या घमासान लगता है, जेनरल ऑर्डर रहते हैं, यही पूरी ओवरऑल मूवी है। मूवी का म्यूजिक बहुत अच्छा है, एक्शन सीक्वेंसेस जबरदस्त है। माइकल कीटन तो फेवरेट, मतलब बैटमैन मूवी में मजा आ जाएगा वो देख के। और जब उनका पार्ट देखकर आपको लगेगा कि यार इनको बैटमैन लेके आ जाओ, इनकी और मूवीज देखनी है। तो आई रियली होप कि एल्स वर्ल्ड में माइकल कीटन वाली एक और बैटमैन फिल्म हमको देखने मिले, कि आफ्टर 1992 वाली बैटमैन उनकी लाइफ में क्या हुआ, कैटवुमन के साथ क्या हुआ, और बाकी सारी उनकी जो लाइफ थी कैसी रही। उसी के बाद बैटमैन 1989 का एक हमको एक छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट देखने मिलेगा, एक ईस्टर देखने मिलेगा कि बैटमैन 1989 में जब जोकर की डेथ होती है जैक निकलसन की, तो उसकी पॉकेट से एक पाउच निकलता है जिसमें जोकर की लाफ होती है, हंस रहा होता है। वही हमको ईस्टर एग इस मूवी में देखने को मिलेगा। काफी लोगों को समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने 1989 में नहीं देखी है तो प्लीज जाके इसको देखना, तब जाके इस मूवी को और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। डेफिनेटली मूवी सिर्फ थिएटर डिजर्व करती है, ओटीटी का अगर वेट करोगे तो वो फन आप मिस कर दोगे। एंड डेफिनेटली जो हूटिंग हो रही है या आई एम बैटमैन में उनके डायलॉग्स हैं, और बहुत सारे 1989 वाले जो सेम के सेम डायलॉग्स उठाए गए हैं, यू वांट गेट नट्स, लेट्स गेट नट्स, और होल्ड ऑन भी एक उनका डायलॉग था। 1992 से कुछ आई थिंक लिया गया सूट वगैरह। तो प्लीज इसको थिएटर में जरूर देखना, मूवी थिएटर डिजर्व करती है। एंड यस, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ डीसी जो कि हमको देखने को मिलेगी। तो प्लीज इस फिल्म को जाकर देखिए। और इसी मूवी के बाद डीसीयू कंप्लीटली रिबूट हो जाता है, जहाँ पे मूवी खत्म हो गया आप लोग ऐसे करोगे, अरे यार ये क्या हो गया, मतलब अच्छे सेंस में वो करोगे, लेकिन बहुत एक्साइटिंग पॉइंट पे आप खत्म हो गया। लेकिन हाँ,
अभी तक मतलब मुझे मूवी देखे हुए ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये मूवी अभी भी मेरे दिमाग में चल रही है और उस मूवी को मैं डेफिनेटली 3-4 बार और देखने वाला हूँ थिएटर ओनली। तो आप समझ सकते हैं मूवी बढ़िया है, जाके देखिए। और माइकल कीटन बैटमैन, मजा आ जाएगा आपको देख के। अब बात करते हैं मूवी के स्पॉयलर्स के बारे में। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, अगर आप चाहें तो वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, ठीक है। मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दिया, अब मैं सीधा कहानी की तरफ आगे बढ़ता हूं। तो मूवी की शुरुआत हम देखते हैं कि बैरी एलन एक डाइनर में जाता है जहाँ पर उसको कुछ खाना है, एंड हमको एक और चीज पता चलती है कि बैरी एलन को लगातार खाते रहने की जरूरत है, बिकॉज की जैसी कैलोरीज डाउन होती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि वो लिटरली अपना फूड बर्न कर रहा है, अपनी एनर्जी बर्न कर रहा है, तभी वो तेज भाग पा रहा है, तो उसको लगातार खाते रहने की जरूरत होती है। इसी बीच हमको एक सीन देखने को मिलता है कि सुपरमैन कहीं पे बिजी है। एक हमको हेनरी कैविल सुपरमैन का एक देखने को मिलता है सीन, डाइनर में एक टीवी पे एक सीन चल रहा होता है, उनका फेस इतना नहीं दिखा जाता है। इतनी देर में बैरी एलन के पास कॉल आती है ब्रूस वेन की कि एक कांड हो गया, रॉबरी हो रही है। वहाँ पे ब्रूस वेन अकेले नहीं संभाल सकता, मतलब बैटमैन अकेले नहीं संभाल सकता, तो फ्लैश को आने की जरूरत है। अब इस रॉबरी में एक बिल्डिंग कंप्लीटली एक्सप्लोड होती है, हॉस्पिटल एक्सप्लोड होता है, जहाँ पे ऊपर से नीचे बच्चे गिरने लगते हैं छोटे छोटे, एंड बैरी एलन जब भाग रहा होता है उनको बचाने के लिए, फ्लैश बचा रहे के लिए, तो वहाँ पे वो नोटिस करते हैं उसकी कैलोरी मीटर में कैलोरीज डाउन हो गई है और उसके बाद ताकत नहीं है। अब इमेजिन करिए सब कुछ सब धीरे धीरे बच्चे नीचे कर रहे हैं, नर्सें नीचे कर रही है, और बैरी सबसे पहले क्या करता है, वो जाकर खाना खाता है ताकि उसको एनर्जी मिलता है। तो काफी इंटरेस्टिंग और फनी सीन है। जैसे इसका जो उसके यहाँ पे एक मीटर लगा होता है, जैसे मीटर दिखाता है कि हाँ अब एनर्जी आ चुकी है, वो तुरंत सारे के सारे बच्चों को बताता है बहुत क्विकली। बहुत ही कमाल के सीन है, बहुत ही कमाल के सीन है। बच्चों को बचाता है, नर्स को बचाता है, हॉस्पिटल के जितने लोग हैं सबको बचा लेता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे रॉबर्स जो हैं उन्होंने एक टाइप का कंसाइनमेंट चुराया है, जो कि अगर पानी में गिर गया एक्सप्लोजन लेके आ सकता है, पूरे गॉथम सिटी, पूरे सेंट्रल सिटी, अब जितना भी एरिया दिखाएगा सबको बर्बाद कर सकता है। समहाउ बेन एफ्लेक वाले बैटमैन उन रॉबर्स को रोकते हैं, और एक रॉबर के हाथ में वो कंसाइनमेंट होता है जो कि एक ब्रिज से नीचे गिरने वाला होता है, तो बैटमैन जाके उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है। अब बैटमैन के हाथ से भी वो रॉबर गिरने वाला होता है, और रॉबर के हाथ में वो कंसाइनमेंट है, वो नीचे करते हैं। उससे पहले यहाँ पर वंडर वुमन आती है एंड दोनों को बचा लेती है। अब कमाल की बात है कि वंडर वुमन ने लाज ऑफ ट्रूथ से बताया था, तो यहाँ पे बेन एफ्लेक वाले बैटमैन ने अपने पास्ट ट्रॉमा के बारे में बताने लगता है कि मेरे पास्ट ट्रॉमा ऐसा हुआ है एंड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स में ऐसा बना ऐसा बना। तो काफी इंटरेस्टिंग सीन है। उसमें जो रॉबर्ट था वो भी अपने बारे में सच्चाई बताने लगता है, और देर में बैरी एलन हंस जाता है, वो भी कुछ ना कुछ सच्चाई बताने लगता है। तो ये है मूवी की ओपनिंग सीन, घमासान एक्शन सीक्वेंस हमको देखने मिलता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोगों ने इस सीन मोस्टली ट्रेलर में देख ही लिया है और थिएटर में ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अब होता है कि बैरी एलन वापस डाइनर में जाता है, अपना खाना लेता है और एक फॉरेंसिक लैब में पहुंचता है जहाँ पर काम करते हैं। वहीं पे हमको पैटी भी देखने मिलती है। ऑल्सो इस मूवी में रूडी मैनक्यूज भी है, वही फेमस यूट्यूबर इस मूवी में भी है वो। सो सारे लैब पार्टनर्स, अगर आप लोगों ने CW वाला फ्लैश देखा है तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ पर प्ले करते हैं। खैर, यहाँ पे हमको आयरिस वेस्ट भी देखने मिलती है, जो कि अब रिपोर्टर बन चुके हैं, जर्नलिस्ट है। और आयरिस वेस्ट को बैरी एलन कुछ 15-20 साल से जानते हैं, सिंस दी हाई स्कूल डेज, एंड उस पर हमेशा उसका क्रश रहा। बैरी एलन हमेशा उसको पसंद करता है, आयरिस वेस्ट को। खैर, अब बैरी एलन जब घर पहुंचता है तो ब्रूस वेन ने उसके वेन एंटरप्राइज की एक 2001 के आसपास की एक पेन ड्राइव प्रोवाइड की होती है। मतलब पेन ड्राइव अभी का था, लेकिन उस पेन ड्राइव में एक फुटेज थी 2001 की, जहाँ पे जब उसको प्लग इन करते हैं तो देखते हैं 2001 की एक फुटेज थी जहाँ पे उसके फादर एक ग्रॉसरी स्टोर में गए थे, एक जनरल स्टोर में गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए। तो बेसिकली वो जो फुटेज है ना, वो CCTV फुटेज, वो हेल्प कर सकती है उसके फादर हेनरी को जेल से निकलवाने के लिए। लेकिन इशू ये था कि उसके फादर ने कैप पहन रखी थी और वो पूरे टाइम नीचे ही देख रहे थे, तो प्रूव हो ही नहीं सकता कि उसके फादर हेनरी वहाँ पे मौजूद थे जब उसकी मदर नोरा एलन की डेथ हुई थी। तो जो CCTV फुटेज थी वो एक्चुअली किसी भी काम की नहीं रही। अब इतनी देर में उसके फादर से फ़ोन में बात होती है, उसके फादर जेल में है, और उसके फादर जेल में इसलिए हैं क्योंकि हेनरी एलन पे, जो कि बैरी एलन के फादर है, उन पे ये इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने अपनी वाइफ को मर्डर किया था, नोरा एलन का। और बैरी जानता है कि उसके ऐसा फादर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके फादर तो उस टाइम पे ग्रॉसरी स्टोर में गए थे, लेकिन जो CCTV फुटेज है वो किसी काम की है नहीं। एनीवे, हेनरी एलन अपने बेटे बैरी एलन से ये कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना फ्यूचर का जो टाइम है मुझ पर बर्बाद करना छोड़ दो, मैं जेल में ठीक हूँ, तुम अपना करियर बनाओ, जो हो गया सो गया, जो बीत गया सो बीत गया, इसके बाद छोड़ दो। बैरी एलन इतने में फ्लैश बन के अपने पुराने वाले घर पहुंचता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लगता है। बैरी एलन बहुत तेज भागना शुरू करते हैं, भागते भागते वो रियलाइज़ करते हैं कि वो एक दिन पीछे चला गया, वही दिन जहाँ पे वो बच्चे गिर रहे थे ऊपर से, वो ब्रूस वेन वाला सीन, जो मूवी का ओपनिंग सीन है वो एक दिन पहले का सीन है। वो देखता है कि मैं पास में पहुंच गया, और बैरी एलन वापस अब प्रेजेंट में आते हैं तो उसकी मुलाकात होती है ब्रूस वेन से, बेन एफ्लेक ब्रूस वेन, और वो सबको समझाता है कि जो आपने CCTV फुटेज दी है वो किसी काम की है नहीं। आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट मेरे पास एक आइडिया है कि मैं पास में जाके अपने मॉम डैड को बता सकता हूँ, और सिर्फ ना सिर्फ अपने मॉम डैड को ब्रूस, बल्कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता सकता हूँ। ब्रूस, आप जानते हैं कि ब्रूस ने अपने पेरेंट्स को बचपन में खो दिया था, उसने कितना बड़ा ट्रॉमा था वो।
लेकिन ब्रूस वेन ये कहते हैं कि जो भी आज कुछ हम हैं ये इसलिए क्योंकि हमारे साथ वो ट्रेजेडीज हुई। पास में जाके कोई भी चीज़ को ठीक करना गलत है, सरासर गलत है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। बैरविन के दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं। इतने में आयरिस वेस्ट के घर पे आती है। ब्रूस वेन वहाँ से निकल जाता है। आयरिस वेस्ट तो बात कर ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में रियलाइज आता है कि अगर मैं पास में जाके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूँ कि ना मैं किसी की नज़र में आऊँ। और उस रात एक्चुअली हुआ ये था कि नोरा एलन एक टोमेटो सूप या फिर टोमेटो कैन लाना भूल गई जिसमें टमाटर थे। तो उन्होंने हेनरी एलन से कहा था कि जाके वो कैन लेके आओ ग्रोसरी स्टोर से, और इतनी देर में उसकी मॉम का मर्डर हो गया था। तो अगर नोरा एलन टोमेटो का कैन ले लेती उस दिन तो हेनरी एलन शायद बाहर नहीं जाते ग्रोसरी स्टोर, और इस तरीके से उसकी मॉम जिंदा रहती क्योंकि मर्डर आता ही नहीं। तो बैरी यहीं पे यही करता है, वो पास में आता है, टोमेटो कैन को उठाता है और अपनी मॉम ग्रोसरी की ट्रॉली थी उसमें डाल देता है। तो अब इस हिसाब से उसकी मॉम जिंदा रहती है। अब यहाँ पे बैरी एलन 2001 या 2000 जो भी ईयर दिखाया है सब बिल्कुल पास में आ चुका है जब बैरी एलन छोटा था। अब बैरी जब वापस 2023 में भाग होता है, प्रेजेंट ईयर में आ रहा है, तभी हम देखते हैं कि उस पर डार्क फ्लैश हमला करता है। डार्क फ्लैश हमला करते हैं और बैरी पहुंचता है सीधे 2013 में। यहाँ पे उसकी मॉम डैड जिंदा है। अब बैरी अभी आई थिंक इस मूवी में कुछ 28-29 ईयर्स का दिखाया गया है, और 18 ईयर ओल्ड जो बैरी है यानी कि बैरी 2 2013 वाला वो कॉलेज गया हुआ है। बैरी कुछ टाइम अपने मॉम डैड के साथ बिताता है, एंड तभी देखते हैं बैरी 2 भी बाहर से आ रहा है, जो कि 2013 में एक्चुअली बैरी 18 ईयर ओल्ड बैरी, वो 18 साल के। वो बैरी 2 से जाके मिलता है, उसको पूरी सिचुएशन बताता है। तभी बैरी 2 उसको ये बताता है कि आज की डेट सितंबर 29 है। बैरी 1 रियलाइज करते हैं सितंबर 29 वही डे है जिस दिन उसको पावर्स मिली थी, और अगर बैरी 2 को उस दिन पावर्स नहीं मिली तो इस हिसाब से बैरी 1 को भी फ्यूचर में पावर्स नहीं मिली, और बैरी 1 2013 में अटका रह जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो एनी हाउ उसको पावर्स दिलानी पड़ेगी। तो बैरी 1 बैरी 2 को उसी लैब में लेके जाता है जहाँ पे उसको पावर्स मिली थी। अब बैरी 2 को तो उसमें पावर्स मिल जाती है, लेकिन बैरी 1 की पावर्स चल जाती है। जैसे वो लाइटनिंग आती है वो बैरी 1 के अंदर से निकलती है, बैरी 2 तक पहुँचती है, लेकिन बैरी 1 की सारी पावर्स अब जा चुकी है फ्लैश की। अब वो और ज़्यादा फंस चुका है। बैरी 2 और बैरी 1 रूडी मैनक्विज़ो और पार्टिसिपेट के घर पर जाते हैं, जो कि कॉलेज फ्रेंड्स हैं, और वो आपस में बताते हैं कि हम दोनों कजन्स इसलिए हमारी शक्लें मिलती हैं, हम तो दोनों की सेम शक्लें थी। तो यहाँ पे बैरी 1 डिस्कस करते हैं मैं किसकी मदद लूँ। यहाँ पे जनरल जॉर्ड भी आने वाला है बाय द वे गाइस, एक दो दिन में जनरल जॉर्ड भी हमला करने वाला है, वार्निंग दे दी। अब वो बोलते हैं हम जस्टिस लीग तो एग्जिस्ट करती नहीं है, यहाँ पे एक्वामैन नहीं है, यहाँ पे साइबॉर्ग नहीं है, सबके सब मना कर दिए जाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। कहते हैं यार मैं किसके पास जाऊँ, बैटमैन, तभी सब पीछे से पार्टी होती है, हम बैटमैन। बैरी 1 देखो तुमने क्या बोला, बोलते हैं हम बैटमैन। वो पूछे यहाँ पे बैटमैन है, कहती हाँ बैटमैन तो यहाँ पे मतलब 20-25 साल से है बैटमैन, तो समझते ओके तो बैटमैन है जो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर बैटमैन है तो शायद हो सकता है चांसेस है सुपरमैन भी हो। बैरी 1 और बैरी 2 पहुंचते हैं ब्रूस वेन घर पे, जो कि बिल्कुल बूढ़ा है, खाना बना रहा होता है, लंबे बाल हो चुके हैं, दाढ़ी है, माइकल कीटन वाला ब्रूस वेन। बहुत ही मजेदार सीन था। ब्रूस वेन को पूरी स्टोरी समझाता है कि ये हुआ है, लेकिन ब्रूस वेन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। अब बैरी 1 ब्रूस वेन की लैब में चला था बैठ के में चुपचाप, क्योंकि उसको पता था एंट्रेंस क्या है। बैरी 1 बैठ के में सर्च करता है सुपरमैन के बारे में कि कोई ऐसा एलियन है जो कि यहाँ से 10, 15, 20 पता नहीं कुछ साल पहले यहाँ पे अर्थ पे आया हो, और आया है तो कहाँ पे है। बैरी 2 को पावर्स मिल चुके हैं, वो भी डिस्कवर कर रहे हैं, बैटमोबाइल में जा रहा है, बैटमोबाइल के यहाँ पे सीन दिखाते हैं। और इनफैक्ट जिस दिन बैरी 2 को पावर्स मिली थी उसने पूरा शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया था गलती से, और इनफैक्ट उसके कपड़े वपड़े भी जल गए थे, वो भी फनी सीन था। बट एनीवे बैरी 1 अब यहाँ पे बैठ के में सर्च कर रहे हैं, तो उसको पता चलता कि एक्चुअल में एक एलियन अर्थ पे आया था जो कि रशिया में है, अभी मौजूद है। तो बैरी 1 को लगता है यही सुपरमैन, यही कार्यालय, हम उसको जाके बचाना होगा। और बैरी 1 सिंस बैट कंप्यूटर बैठ है, उसके ऊपर एक वेब कैम भी लगा हुआ है, और बैरी 1 जानता है कि वेब कैम के तो ब्रूस वेन ऊपर देख रहे हैं। तो बैरी 1 उस वेब कैम में बात करता है, ब्रूस वेन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ऐसे हो वैसे हो, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो, हेल्प करो, ताकि मैं उसको ढूंढ पाऊँ। लेकिन ब्रूस वेन को जवाब नहीं था। बैरी 1 सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है रशिया की, बैरी 2 के साथ भी तैयार होता है। बैरी 1 ऑल्सो अपना सूट बैरी 2 को देता है, बिकॉज बैरी 1 के पास तो पावर्स है ही नहीं ना, और बैरी 2 के कपड़े जल जाएंगे तेज भागी का, तो अपना सूट उसको देता है। अब वो दोनों तैयार हो चुकी हैं कि हमको रशिया जाना है बचाने के लिए। रशिया जाए तो जाए कैसे, लेकिन इतने तुम्हें देखते हैं कि माइकल कीटन वाले बैटमैन आते हैं अपने प्रॉपर सूट में, उन्होंने बाल काट लिया, दाढ़ी काट लिया, एंड वो बोलते हैं या आई एम बैटमैन। ओह माय गॉड व्हाट अ क्रेजी सीन इट वाज। थिएटर पागल होता, चिल्ला रहे थे। तो क्या बैटमैन यहाँ पे मदद करते हैं कि मैं सुपरमैन को ढूंढ के लेकर आऊंगा तुम्हारी मदद करने। तो बैटमैन जो है अपना 1989 वाला बैट विंग निकालता है, उसमें दोनों बैरी 1 और बैरी 2 बैठते हैं, और बैटमैन पहुंचते हैं रशिया में। रशिया यहाँ पे पहुंचते हैं, लड़ते हैं, जितने भी सोल्जर्स से लड़ते हैं, और बाहर पता चलते हैं यहाँ पे साला सुपरमैन है ही नहीं, यहाँ पे सुपर गर्ल है। सुपर गर्ल को निकालते हैं, बचाते हैं, सुपर गर्ल की मदद भी करते हैं सोल्जर से लड़ने के लिए, और सुपर गर्ल को लेकर आते हैं
ब्रूस वेन यानी कि वेन मैनर में बहुत ही लंबा एक्शन सीक्वेंस है। यहाँ पे हमको इस चीज़ पर चलती है कि बैटमैन विद एज ओल्ड जरूर हो रहा है, बॉडी जरा साथ नहीं दे रही, लेकिन उसका सूट है वो काफ़ी हेल्पफुल है, प्लस वो उतना ज़्यादा समझ आता है, वाइज होता है। प्लस इस मूवी में हमको बैटमैन की डिटेक्टिव स्किल्स भी देखने को मिलती है, और जब मूवी देखेंगे ना आप समझ जाएंगे, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटी। खैर, ब्रूस वेन, बैरी 1, बैरी 2, सुपरगर्ल से बात करते हैं, लेकिन सुपरगर्ल कहती है कि नहीं, मैं ह्यूमैनिटी की मदद नहीं करूँगी, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन से मदद तो साल से बंद करके रखेगा, कैद करके रखा है, वो मत करने मना कर देती है। इतने हम देखते हैं कि जनरल जॉर्ड ने ऑन द अदर हैंड हमला करना शुरू कर दिया। वो जो 2013 वाला डेजर्ट वाली एरिया था ना, वहाँ पर उसने हमला करना शुरू कर दिया है। सुपरगर्ल वहाँ पहुँचती है एंड देखते हैं कि तो ह्यूमन को खत्म कर रहा है, अभी तो मार रहा है, और रियलाइज करती है यार आई थिंक मुझे इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, और जनरल जॉर्ज से लड़ने के लिए मुझे ह्यूमन की मदद करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड बैरी 1 कहता है मुझे फिर से एक्सपेरिमेंट करना। बैरी 1 लेटता है, बैरी 2 साथ में खड़ा है, और ब्रूस वेन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको जैसी पावर देता है, बैरी 1 जल जाता है, मर जाता है, उसको पावर्स नहीं मिलती। मरने की हालत में ब्लड आ रहा है तो फट चको उसका शरीर। बैरी 1 कहता है फिर से करो, बहुत ही मरने की हालत में, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अब बची ही नहीं है उसको देने के लिए, वो ऑलमोस्ट मर गया है। सुपरगर्ल जितने में आती है उसको उठाते सीधा ऊपर लेके जाती है जहाँ पे लाइटनिंग हो रही थी, और उसको थोड़ी बार बैरी 1 को फिर से पावर्स मिल जाती है। बैरी 1 ठीक हो जाता है, बैरी 1 अपना सूट वापस ले लेता है। बैरी 2 बैटमैन का पुराना सूट लेता है जो कि रबराइज्ड है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो तेज भागे तो जलेगा नहीं। ये बैटमैन सूट ऑब्वियसली बैटमैन ने इस हिसाब से बनाया ना कि वो एडवांस है। तो खैर, अब बैरी 2 का सूट आ चुका है जो कि बैटमैन का पुराना सूट है, बैरी 1 ने खुद के पास सूट है, सुपरगर्ल रेडी है, जस्टिस लीग की अब एक मिनी जस्टिस लीग रेडी है जिसमें बैटमैन तो ऑब्वियसली लीड कर रहा है। आइए पहुंचता है उस डेजर्ट में जहाँ पे जनरल जॉर्ड उसकी टीम से लड़ाई हुई। यहाँ पे हमको बहुत ही कमाल का एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, बहुत ही तगड़ा। लेकिन होता यह है कि जनरल जॉर्ड एक्चुअली सुपरगर्ल को मार डालता है, सुपरगर्ल मर जाती है। ऑल्सो जनरल जॉर्ड को मारने के लिए बैटमैन अपना एरोप्लेन की शिप में घुसाया था, तो बैटमैन मर जाता है। बैरी 2 डिसाइड करते हैं कि टाइम में वापस भागते हैं, तो टाइम में वापस भागते हैं और फिर से उस लड़ाई में पहुंच जाते हैं। इस बार सोचते सुपरगर्ल को बचा लेंगे, लेकिन सुपरगर्ल फिर से मारी जाती है, बैटमैन फिर से मार जाता है। ऐसे वो बहुत बैरी 2 ऑब्सेस्ड होता है कि ऐसा करते रहने, सुपरगर्ल को बचाना है, बैटमैन को बचाना है, क्योंकि अगर सुपरगर्ल मर गई तो वर्ल्ड इंजन तो एनीवे क्रिप्टॉन पूरा बना देगा, अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, कैसे करें अब। लेकिन वो नाकामयाब होते रहते हैं बार बार। ये मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इसके बारे में मुझे ब्रूस वेन ने बताया था कि पास में नहीं जाना चाहिए, बेन एफ्लेक वाले ब्रूस वेन ने बताया था पास में नहीं जाना चाहिए, और यही बात माइकल कीटन वाले ब्रूस वेन ने बताया था कि पास में तुमको कुछ नहीं करना चाहिए। बट एनीवे अब तो हो चुका है। तो बैरी 1 रियलाइज करता है नो मैटर हम कितना ही पास में भाग लें कुछ भी नहीं बचेगा, और बैरी 2 जब पास में भाग रहे उसको हर बार चोट लग गया कुछ ना कुछ, तो जनरल जॉर्ड ने उस पर हमला किया तो उसके हाथ में जनरल जॉर्ड का सूट का पीस घुस गया। अगली बार फिर उसने पास में बचाया, सुपरगर्ल को बचाने की कोशिश करी, फिर से फेल हुआ, इस बार कुछ और बॉडी का कुछ पीस सब घुस गया। तो धीरे धीरे करते ना बैरी 2 के सूट में कुछ स्केल्स निकलते आ रहे हैं जो कि जनरल जॉर्ड की आर्मी के हैं। कुछ आपको हिंट मिल रही है, नहीं मिल रही कोई बात नहीं। इतने में होता ही है कि बैरी 1 और बैरी 2 स्पीड फोर्स में है। बैरी 1 समझाता है कि नहीं हम नहीं बचा सकते, मुझसे गड़बड़ हो गई है। वो कहते हैं मैं पास में वापस जाऊंगा, अपनी मॉम को मरने दूंगा, और जो है अब सो है। बैरी 2 कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मॉम को मरने दोगे। बैरी 1 कहते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, मेरी गड़बड़ है। तो समझाता है, लेकिन इतने में होता है कि डार्क फ्लैश आके अब होता ये है कि डार्क फ्लैश का सूट है ना, वो भी कुछ ऐसे ऐसे स्केल से निकले हैं। तो एक्चुअली में हुआ ये है कि बैरी 2 इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था यूनिवर्स बचाने से, पता नहीं वो कितने हज़ारों साल से, मिलियंस अगर मे बी 10 आई डोंट नो कितने ईयर से वो लगातार भाग रहा है, हर बार बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक भी यूनिवर्स में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सुपरगर्ल या बैटमैन बच रहे हैं, वो मर ही रहे हैं। डार्क फ्लैश बूढ़ा हो चुका है अभी। तो हुआ ये बैरी 2 वो लगातार भागता रहा इतने साल तक, लेकिन किसी भी यूनिवर्स में नहीं बचा पाया, ना सुपरगर्ल को ना बैटमैन को, वही बूढ़ा हो गया। तो 3 बैरी है, बैरी 1 जो कि प्रेजेंट डे था 2023 में, वो पास्ट में गया अपनी मॉम को बचाने के लिए, और 2013 में लैंड अप हुआ। 2013 का एक बैरी 2 है, बैरी 2 ही ऑब्सेस्ड हो गया फिर से पास में जाके अपनी सुपरगर्ल और बैटमैन को बचाने के लिए, और यही बैरी 2 फ्यूचर में जाके डार्क फ्लैश गया। तो इतने में होता ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड्स कोलाइड करना, ये वो सीन है जहाँ पे हमको बहुत सारे कीमें देखने मिलते हैं। यहाँ पे हमको निकोलस केज के सुपरमैन देखने मिलते हैं जो कि एक जाइंट स्पाइडर से लड़ रहे हैं। यहाँ पे हमको क्रिस्टोफर रीव वाले सुपरमैन और सुपरगर्ल देखने मिलते हैं 1970s 80s वाले। इसी के साथ हमको यहाँ पे एडम वेस्ट वाले बैटमैन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ वर्ल्ड्स कोलाइड होते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्रिएटर पागल हो गया था। लेकिन डार्क फ्लैश हमला करता है बैरी 1 पे। अब बैरी 2 रियलाइज करते हैं यार ये सच में नहीं बचने वाला है, और मेरी हालत ऐसी होने वाली है डार्क फ्लैश जैसी, क्योंकि ये नहीं है। तो डार्क फ्लैश यहाँ पे बैरी 1 पे हमला करने वाला है, लेकिन तभी सडनली बैरी 2 सामने आता है, और बैरी 2 मर गया तो डार्क फ्लैश मर गया, क्योंकि अब बैरी 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डार्क फ्लैश भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। बैरी 1 एक बार फिर से भागता है टाइम में पीछे 2001 में,
और अपना को डिस्गाइज कर लेता है, अपनी मॉम के पास जाता है और वहाँ पे रोने लगता है। देखते उसकी मॉम उसको हक करती है, कहती बेटा क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, परेशान क्यों हो रहा है। वो कहता है मैं अपनी मॉम को छोड़ के जा रहा हूँ। तो जो नोरा रन है, क्योंकि उसने तो अभी बैरी वन बच्चा है ना 2001 में, और ये बैरी वन जो है अपनी मॉम से जाके मिलता है, कहता है मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर, पता नहीं मैं अपनी मॉम से कब मिल पाऊंगा। तो उसको सिंपैथी देने के चक्कर में नोरा उसको हक करती है, प्यार करती है, और उनकी ट्रॉली से वो टोमेटो सुपर कैन हटा के वापस स्टोर में रख देती है। तो बेसिकली जो से गड़बड़ हुई वो अब रिजॉल्व हो गई है। उसकी मॉम एनीवे मरेंगी, बैरी वन अपने आप एनी टाइम पे फ्लैश बनेगा, जनरल जॉर्ड को सुपरमैन हरा देगा, नॉर्मल टाइम में मिल जाएगी। काफ़ी इमोशनल सीन है मूवी का। बैरी वन वापस टाइम में भागता है 223। अब ये वो दिन आ चुके हैं, कोर्ट की डेट है जहाँ पे हेनरी एलन को न्याय मिलने वाला कोर्ट में, उस पेन ड्राइव के ब्याह पे, वो जो सीसीटीवी फुटेज मूवी के स्टार्टिंग में थी। लेकिन इस बार होता ये है कि उस सीसीटीवी फुटेज में हम ये देखते हैं कि उसने हल्के से 1 सेकंड के लिए ऊपर कैमरे में देख लिया था, जिसकी वजह से उसको न्याय मिल जाता है। तो हेनरी एलन फ्री है, बैरी एलन और हेनरी एलन फाइनली अब बाहर आ चुके हैं, दोनों काफी खुश है। लेकिन यहाँ पे मुझे हिंट मिलनी शुरू हो गई, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ऐसा नहीं कि जो पुरानी फुटेज थी उसने कहीं भी ऊपर नहीं देखा, इस फुटेज में उसने ऊपर कैसे देख लिया, ये कैसे हो गया, सेम फुटेज। एनीवे, आयरिस वेस्ट से फिर से उसकी मुलाकात होती है। आयरिस वेस्ट और उसकी डेट सेट होती है कि उस रात को आयरिस वेस्ट को डिनर पे लेके जा रहे हैं। अब बैरी एलन और ब्रूस वेन दोस्त है ना, ब्रूस वेन की कॉल आती है, ब्रूस वेन को कॉल करके कहता है कि ठीक है मैं तुमको पिक करने के लिए आ रहा हूँ। वो वेट करता है। अब ब्रूस वेन की गाड़ी उतरती है, ब्रूस वेन की गाड़ी आती है, वो जैसी गाड़ी से उतरते हैं मतलब उनके पैर दिखाते हैं, शक्ल नहीं दिखाते हैं, और बैरी एलन कहते हैं हु द हेल इज दैट पर्सन। समझा, ब्रूस वेन चेंज हो चुका है। जिस यूनिवर्स में अब बैरी आ गया है, या तो कंप्लीटली उसका यूनिवर्स रिबूट हो चुका है, क्योंकि उसके फादर भी बच गए ना। पहले फुटेज में फादर नहीं बचे थे, इस फुटेज में फादर बच गए। अब ब्रूस वेन अब कोई और है और डीसीयू कंप्लीटली रिबूट हो चुका है, और यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। बाय द वे गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ओरिजिनली जो मूवी होने वाली थी ना, बिफोर द रीशूट्स, उसमें जो ब्रूस वेन थे वो माइकल कीटन ही थे। मतलब बैरी एलन अपनी मॉम को मरने के बाद जब वापस 203 में पहुंचता है, तो अभी भी उसको ब्रूस वेन जो है माइकल कीटन वाले बैटमैन दिखते हैं, लेकिन उनका पैर दिखाया है, चेहरा नहीं दिखाया इस बार, क्योंकि इस बार कोई बैटमैन को नया आने वाले, कंप्लीटली नई कास्ट आने वाली है। यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है, काफी हाई पॉइंट पे खत्म होती है। तो ये थी गाइस ओवरऑल मूवी की स्टोरी। आई रियली होप आपको मजा आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और आप चैनल पर भी हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं तो मेरे यूजर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट रियली मींस अ लॉट टू मी कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने मुझे ब्लैक एडम के लिए बुलाया था, इसके लिए बुलाया था, शज़ाम 2 के लिए बुलाया था, बट मेरे पास कुछ टाइमिंग मिल नहीं रही थी क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा था। बट थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं जल्दी से, 5000 भी बचे हैं, प्लीज देख लेना। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए आगे भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।